माँ के पैरों में जन्नत है, बेटे बहू कब समझेंगे। रत्ना जी की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कमरे में पानी का जग खाली पड़ा था तो वह किचन में पानी लेने गई। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है, किचन में यूँ खांसी करते हुए मत आया करो। कल शाम को किट्टी पार्टी के समय भी आप ऐसे ही खांसे जा रही थी। शायद पता नहीं आपकी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरी सहेलियां यहाँ से जल्दी चली गई। और एक सहेली तो यह भी कह रही थी कि उस दिन भी तुम्हारी सास बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और रेखा, तुम अपने परिवार का ध्यान रखना, कहीं इनके वजह से तेरे परिवार को कुछ हो ना जाए। कुछ भी हो जाए, आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला करो। रेखा गुस्से में अपनी सास रत्ना जी से बोली। पीछे से बेटा रवि बोला, माँ, आपको समझा समझा कर थक गए, लेकिन आपके कानों में जू तक नहीं रेंगती। पूरे घर में खांसते खांसते घूमते रहती हो। इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लो। मगर नहीं, अपने कमरे में ही नहीं रह सकती। तुम दोनों के पास माँ के लिए वक्त ही नहीं है। घरेलू इलाज कर कर के थक गई हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते। उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। कोई जानबूझकर खांसी करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ। माँ हाथ जोड़कर बोली, हमारे पास इतने फिजूल के पैसे नहीं हैं। 2 बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं। आपके पीछे ही लुटाते रहेंगे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी ही आती है। रत्ना जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी पूरी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है। मैंने घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालते आई हूँ। मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को रत्ती भर फिक्र नहीं है मेरी। रवि बोला, माँ, रेखा बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। रत्ना जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी अपने सास ससुर को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटे दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि वह बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। रत्ना जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? दीनदयाल जी, यह आपने अच्छा नहीं किया। खुद तो चले गए, मुझ बुढ़िया को अकेला जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दी। काश आपकी जगह मैं भगवान के पास चली गई होती तो यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। रत्ना जी रोते हुए अपने आंसुओं को अपने आंचल के कोर से पोंछने लगी। अभी 3 दिन पहले की बात है, जब रत्ना जी अचानक रेखा के कमरे में पहुंच गई। तब अचानक रत्ना जी को देख रेखा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की झुमके का डब्बा गिर गया।
जिस पर लिखा था, तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से जन्मदिन का तोहफा। रेखा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सकपका कर बोली, माँ जी, आप मेरे कमरे में क्यों आ गई? कुछ काम था तो मुझे बाहर ही बुला लिया होता। रत्ना जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? कितने साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है। उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोच रत्ना जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें रवि के बचपन के दिन याद आ गए। रवि रत्ना जी और पिता दीनदयाल जी का लाडला बेटा था। दीनदयाल जी कहते, देखना रत्ना, एक दिन रवि पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। रवि बस 8 साल का था जब दीनदयाल जी का निधन हो गया, मगर रत्ना जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर रवि की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर रवि का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया। रत्ना जी ने रवि की शादी कर दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू रेखा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने रत्ना जी के कंधों पर डाल दिया। कुछ भी कहने पर रेखा बात का बतंगड़ बना देती और रवि के कान भर देती। धीरे धीरे रवि रेखा के रंग में रंग गया और रत्ना जी को जो मुंह में आता वह बकने लगता। रत्ना जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली विमला जी घर आई और रत्ना जी से बोली, एक खुशखबरी है। कल ही अपने गांव में एक पति पत्नी विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बुढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनकी 5 साल की बेटी भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत में ही रहेंगे, ताकि हम जैसे बुढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। रत्ना जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे? मैं अभी से अपना इलाज करा रही हूँ, विमला जी बोली। तू चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। रत्ना जी भी विमला जी के साथ उनके पास पहुँचती है और अपना इलाज करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर रत्ना जी से कहती है, आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिएगा। रत्ना जी कहती हैं, मैडम जी, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, रत्ना जी,
आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब आपको देखिए कितनी खांसी हो गई है, रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी है, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख सकूं। आप शायद जानती नहीं कि 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। रत्ना जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खास कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आ गई इलाज कराने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को रत्ना जी की बातों से आभास हो चला कि वह बहुत दुखी है। रत्ना जी अब रोज उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम पूजा है और वे दोनों दंपत्ति यहाँ गांव में थोड़े दिन समाज सेवा करके अमेरिका वापस लौट जाएंगे। रत्ना जी की पूजा से अच्छी दोस्ती हो गई। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। रत्ना जी डॉक्टर पूजा की बेटी को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी लाती, जो कुहू को बहुत पसंद आते। रत्ना जी ने भी पूजा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। रत्ना जी ने कहा, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। पूजा बोली, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। पूजा ने एक वकील से बात कर रत्ना जी का घर, जो उनके पति के नाम से था, उसके कागजात बनवाए और उस घर को बिल्डर को दे दिया, जो वहाँ वृद्धाश्रम बनाने वाले थे। पूजा ने रत्ना जी से कहा, हम दोनों दंपत्ति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरी रसोई का काम और मेरी बेटी को संभाल लेती तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। रत्ना जी पहले तो सोच में डूब गई, मगर फिर बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे तो वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहने से बेहतर पूजा के साथ अमेरिका में सम्मान से रहे। रत्ना जी के हाँ करने के बाद पूजा ने उनका पासपोर्ट बनवाने का काम शुरू करवा दिया। इधर बेटा बहू को घर खाली करना पड़ा। लगभग 1 महीने बाद बिल्डर ने वहाँ काम करवाना शुरू कर दिया। बेटे बहू माँ से बहुत गिड़गिड़ाए, मगर रत्ना जी नहीं मानी। माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको अपने बच्चों पर दया नहीं आई? हम कहाँ जाएंगे? हमारे सर पर छत नहीं होगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। रत्ना जी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें घर खाली करना पड़ा। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और रत्ना जी देश छोड़कर अमेरिका चली गई। यहाँ दोनों ने माँ की तरह सम्मान दिया। अब रत्ना जी बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ सम्मान की रोटी जो मिल रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।